मोहनलाल शहर में रहता था। मोहनलाल एक मिल में काम करता था। गांव में मोहनलाल का छोटा सा परिवार रहता था। गांव में मोहनलाल की पत्नी थी और एक बेटा और एक बेटी रहती थी। एक दिन मोहनलाल अपने घर बात करता है। अरे सुनीता, वहाँ पर ठंड कैसी हो रही है? यहाँ तो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हाँ जी, यहाँ पे ठंड भी बहुत हो रही है। और तुम गांव वापस कब आ रहे हो? बच्चे तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। अरे रमा, मैं अभी नहीं आ सकता। अभी मिल में बहुत ज़्यादा काम है, मालिक छुट्टी नहीं दे रहे और मेरा महीने का हिसाब भी नहीं हुआ है। जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं गांव वापस आ जाऊंगा। सुनो जी, बच्चे बहुत ज़िद कर रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। ऐसा करती हूँ, मैं ही शहर आ जाती हूँ। मेरे पास थोड़े पैसे हैं, किराया लगा के आ जाऊंगी। मोहनलाल अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को शहर बुला लेता है। मोहनलाल मिल पर से वापस आता है और अपने बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। पापा जी, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। तुम हमें लेने क्यों नहीं आए गांव में? मम्मी बोल रही थी कि पापा को काम बहुत है, इसलिए मम्मी के साथ आ गए हम। बच्चों की ये खुशी देखकर मोहनलाल भी खुश हो जाता है। शाम को सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। मोहनलाल के पास ओढ़ने के लिए रजाई नहीं थी, छोटी सी एक रजाई थी। वे बच्चे ओढ़ लेते हैं। देखो सुनीता, मैं इसलिए नहीं बुला रहा था तुम्हें। मेरे पास और ओढ़ने के लिए रजाई नहीं है, ना कंबल है। इतनी ठंड हो रही है, अब हम दोनों कैसे सोएंगे? अरे कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं। तुम उससे रुई और कपड़ा ला देना, मैं कल को रजाई बना लूँगी। मोहनलाल और सुनीता भी बिना रजाई के ऐसी सो जाते हैं। अगले दिन मोहनलाल सुनीता को रुई और कपड़ा ला देते हैं। सुनीता उस रुई के और कपड़े की बड़ी सी रजाई बना लेती है। मोहनलाल मिल पर काम करने जाता है तो देखता है मिल में आग लग गई थी। अरे कल्लू भैया, ये क्या हुआ? मिल में आग कैसी लग गई? अरे क्या बताएं मोहनलाल भैया, पता नहीं कैसे आग लग गई इस मिल में। अब हमारा क्या होगा? हम इसी से तो पैसे कमाते थे। मालिक ने तो हमसे साफ मना कर दिया है और बोलते हैं कहीं और काम देख लो। ये मिल हमारा कितना सहारा थी, अब हम लोग क्या करेंगे? हाँ कल्लू भाई, तुम सही बोल रहे हो। अब हम क्या और काम करें, यही हमारा सहारा था। मेरे पास तो जमा पैसे भी नहीं है, जितने कमाता था सब पैसे गांव डाल देता था। मोहनलाल शहर में और काम देखता है पर उसको कोई भी काम नहीं मिलता। मोहनलाल उदास होकर घर चले जाता है। अरे क्या हुआ जी, जब से तुम आए हो उदास से लग रहे हो, कोई परेशानी है? अरे क्या बताएं सुनीता, मिल में आग लग गई है। वही सहारा था हमारे काम का, उसी से पैसे कमा रहे थे। मैंने शहर में काम देखा पर कोई भी हमें लगाने के लिए तैयार नहीं है। अब बताओ सुनीता, हम क्या करेंगे? ऐसे ही मोहनलाल को घर पे 3 दिन हो जाते हैं। मोहनलाल के दोस्त कल्लू भाई आ जाते हैं और मोहनलाल से बोलते हैं, अरे मोहनलाल भाई, मेरे पास जो पैसे जमा थे ना, मैंने उसका चाय का होटल खोल लिया है हाईवे पर। तुम्हारा आगे क्या काम करने का इरादा है? अरे वाह, ये रजाई कितनी सुंदर लग रही है। क्या मोहनलाल भाई, तुम मार्केट से खरीद के लाए हो इस रजाई को? अरे नहीं नहीं, ये तुम्हारी भाभी ने बनाई है। अरे इतनी सुंदर रजाई भाभी ने बनाई है? मोहनलाल भाई, जब तुम्हारे घर इतना अच्छा कारीगर है, क्यों ना तुम रजाई बनाकर बेचो। देख लेना, बहुत अच्छा काम चलेगा तुम्हारा ये। हाँ कल्लू भाई, बोल तो सही रहे हो, शायद जाड़े जाड़े में ये काम कर लूँ जब तक ज़्यादा ठंड हो रही है। पर इस काम करने के लिए भी पैसा होना चाहिए, मेरे पास तो बिल्कुल पैसा नहीं। अरे मोहनलाल भाई, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कपड़ा और रुई दिलाता हूँ। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तो वापस दे देना मुझे पैसे। अब तुम अपना काम चला लो। मोहनलाल और कल्लू भाई दोनों मार्केट चले जाते हैं। सुनीता को रुई और कपड़ा ला देते हैं। सुनीता रुई की रजाइयाँ बना लेती है।
मोहनलाल उस रजाई को बेचने लगता है। वो रजाई सब लोगों को बहुत पसंद आती है। जितनी भी मोहनलाल के पास रजाइयाँ थी सब बिक जाती हैं। अब ठंड में मोहनलाल का बहुत अच्छा काम चलने लगता है। मोहनलाल एक बड़ा सा गोदाम खोल लेता है और अपने परिवार के साथ खुश रहने लगता है। अरे कमला बहन, जब से ये लड़की लड़कों की पसंद चली है तब से तो हमारे अरमान ही हमारे मन में रह जाते हैं। लड़के पसंद कर लाते हैं और ऐसी लड़की ले आते हैं बिना दहेज के। हाँ पूर्णिमा बहन, तुम सही बोल रही हो, पर तुम भी अपने बेटे का ख्याल रखो। तुम्हारा बेटा भी जवान है अभी। ऐसा ना हो कभी तुम्हारे सामने बहू लाके खड़ी कर दे। अरे ना कमला बहन, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं करेगा। मेरा बेटा राहुल तो मेरी पसंद की शादी करेगा और दहेज में मैं कार लेके आऊँगी। तुम सब देखती रह जाओगी। मेरा बेटा बहुत समझदार है। पूर्णिमा गांव की औरतों से ऐसी ही बातें करती रहती है। पूर्णिमा को क्या मालूम था उसका बेटा भी एक दिन ऐसे ही करेगा। राहुल अपनी पसंद की शादी कर लेता है और अपने घर नई दुल्हन को ले आता है। दुल्हन को देखकर पूर्णिमा बोलती है, अरे रोहन बेटा, ये लड़की कौन है और तेरे साथ क्या कर रही है? ये किसी की दुल्हन है? हाँ माँ जी, ये तुम्हारी बहू है। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। तुम इस शादी को बिल्कुल नहीं मानती, इसलिए मैंने मंदिर में शादी कर ली और अपने घर ले आया। रोहन की ये बात सुनकर पूर्णिमा के तो होश उड़ जाते हैं और पूर्णिमा बोलती है, ओए लड़की, तू मेरे घर में क्या कर रही है? अभी इस घर से निकल जा। मैं तुझे अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। पर पूर्णिमा को क्या मालूम था उसकी बहू भी मुफ्त है। वे बोलती है, ऐसे कैसे चली जाऊं माँ जी मैं इस घर से? अब ये घर मेरा है और रोहन जी मुझसे शादी करके लाए हैं। मैं इस घर से अब कभी नहीं निकल सकती। काजल का ये जवाब सुनकर पूर्णिमा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही उन दोनों के बीच गुस्सागासी चलती रहती है और काजल को पूर्णिमा एक मिनट भी अच्छा नहीं समझती थी। रोहन ऑफिस चला जाता है। काजल बाहर जाने लगती है। तभी पूर्णिमा की सहेलियाँ आती हैं। अरे पूर्णिमा, क्या हाल है तेरे? तेरी नई बहू तेरा कहना मान रही है या नहीं? हमें तो नहीं लगता। तेरी बहू तो बहुत ज़्यादा मुफ्त है, हमने सुना है। उन लोगों की बात सुनकर पूर्णिमा कुछ नहीं बोलती। तभी काजल आ जाती है। अरे काजल बहू, हम सब लोगों के लिए चाय बना देना। काजल तैयार होकर बाहर चली जाती है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर पूर्णिमा पंडित जी को अपने घर बुलाती है और पंडित जी से बोलती है, पंडित जी, आपसे क्या छुपाना, आप तो सब जानते हैं। मैं इस लड़की को अपनी बहू नहीं मानूंगी और ना मैं इसे अपने घर पे रखना चाहती हूँ। मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता देख दो जो मैं अपने बेटे की शादी करा दूँ और इस लड़की को इस घर से निकाल दूँ। पूर्णिमा के कहने पर पंडित जी एक लड़की भेज देते हैं। अरे रोशनी बेटी आओ, अब तुम इस घर की होने वाली बहू हो। अब इस घर में शर्माना नहीं है। जाकर हम सबके लिए चाय बनाओ और काजल को इस घर से निकालना है हम दोनों को मिलकर। रोशनी पूर्णिमा की बात समझ जाती है और किचन में चाय बनाने चली जाती है। इन लोगों की बातें काजल सुन रही थी। फिर काजल किचन में जाती है और लड़की से बोलती है, ओए लड़की, ये किचन तेरा नहीं मेरा है और मैं नहीं चाहती मेरे किचन में कोई भी अगैरा वगैरह आ जाए। होती कौन हो तुम मुझे इस किचन से निकालने वाली? तुम जानती नहीं मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ और इस पे मेरा पूरा हक है पूरे घर पे। काजल और रोशनी के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी पूर्णिमा आती है और काजल से बोलती है, निकल जा इस घर से। मैं तुझे अपनी बहू नहीं मानती। मैं तुझे एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पूर्णिमा की बात सुनकर काजल उस घर से गुस्से में चली जाती है। रोहन को काजल के बारे में पता चलता है। रोहन कार लेकर काजल को ढूंढने चले जाता है। उधर पूर्णिमा और रोशनी अकेली रह गई थी। पूर्णिमा की आंख लग जाती है। रोशनी सारा माल चुरा कर ले जाती है।
पूर्णिमा को थोड़े बर्तन गिरने की आवाज़ आती है, तभी उसकी आँख खुल जाती है। जब पूर्णिमा उठकर देखती है तो सामने रोशनी खड़ी थी और सारा माल चुराकर भाग जाती है। जैसे ही पूर्णिमा काजल का पीछा करती है, पूर्णिमा का पैर में मोच आ जाती है और फिर गिर जाती है। काजल और रोहन थोड़ी देर बाद घर आते हैं तो देखते हैं पूर्णिमा बेहोश होती है। यूँ देखकर वे दोनों हॉस्पिटल ले जाते हैं। पूर्णिमा को होश आता है तो देखती है सामने काजल और रोहन खड़े थे। देखा ना माँ, जिस बहू को तुम बुरा समझ रही थी आज वही तुम्हारे साथ है। तुम्हें इस हॉस्पिटल में 2 दिन हो गए हैं, पर काजल यहाँ से कहीं नहीं गई और ना ही इसने आराम किया, बस तुम्हारी ही टेंशन में रो रही थी। हाँ बेटा, तू सही बोल रहा है। मैंने भी उस अनजान लड़की पर भरोसा कर लिया। मुझे क्या पता था वे चोर है। पंडित जी ने तो लड़की भेजी नहीं और मैं इस चोर को ही वही लड़की समझ बैठी। बहू, मुझे माफ़ कर दे। आज से मैं तुझे अपनी बहू मानती हूँ और बेटी भी। पूर्णिमा की ये बात सुनकर वे दोनों खुश हो जाते हैं। तभी काजल बोलती है, माँ जी, खुशी की बात यह है आज हम घर वापस जा रहे हैं और जिस कंपनी में मैं काम करती थी उस कंपनी की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला है और मुझे गिफ्ट में नई कार मिली है। अब घर उसी कार में ही हम वापस जाएंगे। ये बात सुनकर पूर्णिमा भी बहुत खुश हो जाती है। वे तीनों नई कार से ही घर वापस चले जाते हैं।